नवनीत, जी सर। नवनीत, जी सर। टाई बांधने आता है कि नहीं तुमको? क्या सर? सर टाई बांधने आता है? टाई लगाने? जी आता है। चाय लाएंगे आज सर। लाए न, मतलब भूल गए मधेपुरा में, हम दूसरा जगह है, दूसरा खरीदे। सच बात बोलो ना, आता है कि नहीं आता है? भूल गए क्या कोई भूलता है? नहीं आता है सर। हैं? अब नहीं आता है अभी प्रेजेंट टाइम में। लाइफ में कभी प्यार किए हो किसी से? माँ से प्यार करना, बहन से प्यार करना, जी जी पापा से। पापा से प्यार करना। पापा से जी लड़का भागा फिरता है, लड़की ज्यादा प्यार करती है पापा से। अरे पापा तो पिटाइयों कर देते हैं ना। नहीं, पापा से हर एक बात मतलब बहुत फ्रेंकली बात करते हैं। अच्छा, हम बता रहे थे कि टाई जो है वो, जी तुम्हारा सूट बहुत सुंदर था। जी। अनमैरिड हो कि मैरिड हो? मैरिड है सर। हाँ, मैरिड हो। जी हाँ, लेकिन लग रहा है वो सब पहन जाओ कहीं पकड़ न ले आए, तो बिहार में भी पकड़ के शादी कर देता है, देखिएगा कि लेक्चरर बन रहा है। तो सूट तुम्हारा बहुत अच्छा है, उस पर टाई जो है जी ब्लैक है, तो ब्लैक है, उसमें रेड टाई रखो या ब्लू टाई रखो, जी ठीक है? जी सर। हमारे पास 100 टाई है, जी हर रोज टाई बदल के जाते थे। लेकिन अब जो हमारा काम है, इसमें टाई तो छोड़, केवल आपको ऊपर का शर्ट रहना चाहिए। नीचे अगर खालियों बैठे हुए हैं तो कोई देखेगा थोड़ी, बंद कमरा में पड़ा रहे हैं, तो अब वो उपयोग नहीं है। लेकिन टाई का उपयोग बीपीएससी में हम भी जब गए हुए थे तो टाई जो है जी नहीं था, सच्चाई बता रहे हैं। चाचा के यहाँ ठहरे हुए थे, उनको कहे तो वो अपना वो टाई दिए, टाई दिए क्या, बांध उनके गला में लटका दिए। तो उससे क्या है ना कि सूट का प्रॉपर फंक्शन हो जाता है। सूट पहने हुए हो, टाई लगाए हुए हो, और उसका तुम जवाब भी दे रहे हो, ओवरऑल इम्पैक्ट। जूता जो है वो पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, शेविंग वूविंग खूब अच्छा से किए रहना चाहिए, चेहरा बराबर हंसमुख रखना चाहिए, तनाव में नहीं रहना चाहिए, हाथ उत ऐसे बांधना नहीं चाहिए। कुछ लड़का का आदत था ऐसे ऐसे करने का, वो किया ऐसे किया, वहां गिलास से पानी भरा हुआ रखा था, वो गिलास में उलट गया, पूरा टेंशन हो गया, किसी के देह पर गिर गया, किसी से। हाथ उत का भी व्यवहार, खड़ा होइए, जैसे घुसोगे तुम घर जी वाले से, तो वहां जी कुर्सी लगा रहेगा, तो आके आराम से बैठ गए, नहीं खड़ा रहिए, जब कहे बैठिए तब जी बैठने पर बोलिए कि धन्यवाद श्रीमान। हिंदी में ही बात करना, श्रीमान, हर बात के आगे श्रीमान जरूर बोलिए। इससे जी जो इंटरव्यू लेने वाला है वो खूब खुश होता है कि वाह, तो हमारा इज्जत कर रहा है। क्या है कि होता क्या है कि आदमी कुछ भी हो लेकिन उसको इज्जत कहीं नहीं मिली। सर इन करने इज्जत दे रहे वक्त हो तुम, तो उस पर पॉजिटिव इफेक्ट होगा। सर अगर कोई सवाल, हाँ, जैसे ही इन करेंगे तो आई कांटेक्ट मिला के प्रणाम सर ऐसे करने। हाँ, प्रणाम भी कर सकते हो, गुड मॉर्निंग भी कर सकते हो। देखिए आदत अगर घर में बराबर गुड मॉर्निंग का नहीं है तो वो आर्टिफिशियल रहेगा। जी तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, दिन का समय रहेगा 12 बजे के पहले। सुबह 12 बजे के बाद रहेगा तो गुड आफ्टरनून सर भी बोल सकते हैं। तो गुड आफ्टरनून बोलोगे, है ना? ऐसे घर में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जी बोलते हैं। हाँ, तो जब बोलते हो तो मॉर्निंग में उठ के वाइफ को गुड मॉर्निंग बोलते हो?
तो अभ्यास शुरू कर दो भाई, अभी तुम्हारा इंटरव्यू में टाइम है ना, तो इसमें कितना तारीख को है? 8 तारीख सर कल मेरा है? कल है सर, हैं? मेरा कल है सर। हमारा कल है। और जी तुम सर। मेरा परसों है सर। चलो, और तुम्हारा स्नेहा कल दीदी पटना निकलेंगे। स्टेशन के पास पहुंच के पूछ रही है मेरे से कहाँ है इंटर काउंसिल, वहां से ऑटो वाला सबसे पूछेगी कि किधर जाना है। कहाँ पर है? रेलवे तो स्टेशन के के पास बगल है। में पड़ा है। सीपीएससी ऑफिस में ना होगा? नहीं बीपीएससी सर, ऑफिस में नहीं है सर, इंटर काउंसिल के 8वें तल्ले विश्वविद्यालय आयोग में। कहाँ अभी पर है? पता करना पड़ेगा, हमको भी नहीं पता है। बुद्ध मार्ग में। कहाँ पर है? बुद्ध मार्ग लिखा। बुद्ध मार्ग। जी मार्ग रोड कहाँ? ये जो बीपीएससी वाला रोड को बुध बाबू तो नेहरू रोड है। नहीं, बुद्ध मार्ग रोड में है, ये इंटर काउंसिल के 8वें तल्ले पर है विश्वविद्यालय आयोग। तो इसका उसका सर। उपाय तुमको बताए हम। जी उसका उपाय है कि एक दिन पहले जाके विश्व वही ना, कल उनको खोज के रखना चाहिए। अभी 11 बज रहा है और हमको कह रही है हमको रास्ता बताइए, सोचिए एक हमको उदाहरण अपने में रास्ता आता है। एक उदाहरण बताते हैं। बड़ा वाला लड़का है, उसका इंटरव्यू था बॉम्बे में 22वां तल्ला पर, जी समुंदर के किनारे है, ट्रेड सेंटर जी करके विशाल का है। तो जो इंटरव्यू जैसे कल है, तो 2 दिन पहले पहुंच गए बॉम्बे। तो हम बोले कि चलो पहले जाके क्या है, 22 तल्ला पर तो न हम चढ़े थे न मेरे पिताजी चढ़े थे, दादाजी तो नहीं चढ़े होंगे, 22 तल्ला का मकान होता भी नहीं था। तो हम कहे जी पहला तो असर होगा कि 22 तल्ला पर कैसे चढ़ना है। लिफ्ट जो है, हम लोग का आदत है कि गए लिफ्ट लगा हुआ बैठ गए, 1 2 3 कुछ दबाए पहुंच गए। लेकिन 22 तल्ला वाला में डिफरेंट है। वहां पर जब गए, तो बेटा बोला भी कि छोड़िए सब कल ही जाएंगे, हम कहा नहीं चलो मेरे साथ। हम गए, वाइफ भी साथ में थी। वहां पहुंचे तो समुन्दर के किनारे है, ट्रेड सेंटर विशाल का है। वहां उतरे तो देखे उतना ऊंचा मकान उसका। वहां पहुंचे, पूछे कि कहाँ है ये टाटा का ऑफिस? तो बोला कि 22वां तल्ला पर है। तो गए वहां से देखे कि 12 गो उसमें लिफ्ट लगा हुआ है, 12 लिफ्ट है। बड़े सब पर लिखा हुआ है कि ये लिफ्ट इतना से इतना जाएगा। 1 से 5 तक के अलग लिफ्ट है, 5 से 10 का अलग लिफ्ट है, 10 से 15 ऐसे करके बांटे हुआ है कि कोई झंझट नहीं होगा, अपने लिफ्ट पर चढ़िए। आप देखिए 22 वाला में था 20 से 25, उसमें चढ़े जैसे ही दबाए 22, तो लगा कि जैसे हवाई जहाज हो रहा, सुई करते थे। कुछ समय लगा तब जाके पहुंच गया। वहां पहुंच गया तो ऑफिस पहुंच गए, टाटा का ऑफिस। वहां गए, ऑफिस पूरा देखे, मैडम वो बैठी हुई थी, तो लिख पढ़ रही थी। तो उसके बाद बेटा भी था, हम लोग अंदर गए, कहे कि ऐसे इंटरव्यू है। तो भाई कब है? तो दिखलाए कागज, तो इंटरव्यू तो कल है, बनाने वाला कल है, तो आप आगे चले आए। तो बोले कि नहीं हम आगे भी नहीं चले, हम लोग आए हुए हैं पहले से, इस एरिया में आए हुए थे, तो सोचे कि आपसे मिल लें। तो वो बेटा जो है उससे मैडम से बात उत सब कर लिया, और उसका तो कही ठीक है आप लोग आए हैं तो इसके 21वें फ्लोर पर चले जाइए, वहाँ होटल है, वहाँ नाश्ता उस्ता कर लीजिए, टाटा का ही होटल है, सस्ता रेट में अच्छा खाना दे। तो उससे हुआ। अब नेक्स्ट डे जो है होटल में हम और वाइफ रह गए, एक टैक्सी से ही गया अपना इंटरव्यू देने। तो वहां गया तो नॉर्मल गया एकदम, वहां उतरा नॉर्मल गया, चला, वहां पहुंचा और मैडम को जाके प्रणाम किया, तो वो आ गए पीयूष, नाम बोली हुई, कल नाम बताया था, आ गए पीयूष। वहां देखा लड़का लड़की, उसको लगा कि कोई वीआईपी है, किसी का नाम मैडम बोल रही है। जी अब बात तो था कि कल आके नाम पता बताए, अकेले हम लोग थे तो खूब अच्छे से बातचीत की। फिर इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में दिल्ली यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, इकोनॉमिक्स की, पूरे इंडिया में 26 कैंडिडेट थे, उसमें ये लोग चुनाया। अब पटना से 2 आदमी गया था, वो मेरा लड़का गया था, एक और लड़का गया था।
तो जो दूसरा लड़का था हमको होटल में फोन किया कि अंकल तो अभी पीयूष को आने में देरी होगी। हमको तुम्हारा इंटरव्यू हो गया था, कहा कि हो भी गया और हमारा हुआ नहीं है, लिस्ट निकल गया है। पीयूष का जो है 2nd नंबर पर है। हमको टॉप कौन किया था? दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की टॉपर है। और उसके बाद हम कहे कि कहाँ है वो? तो कहा कि वो तो लीलावती हॉस्पिटल ले गया है, उसको टेस्ट करेगा, पूरा बॉडी का टेस्ट, खून टेस्ट लोग। उसके बाद देखे कि करीब 3 या 4 बजे लौट करके आया था, हाथ में स्टिकर लगा हुआ है, खून निकालने पर लगा था ना स्टिकर। जी ब्लड डोनेट करोगे तो देखेगा तो स्टिकर सकता है उस पर कि जी जी आया बताया उताया। हमसे पूछा वो वही नेक्स्ट डे कि कहाँ पर अपॉइंटमेंट ले, बॉम्बे में ले कि जमशेदपुर में ले? तो हमने मुंह से निकला कि जमशेदपुर लो, क्योंकि यहीं पर टाटा जी का सब चीज है। बॉम्बे में तो बिक्री करना है, ट्रक कार बनेगा, वहां से जाएगा विदेश। तो ज्वाइन कर लिया टाटा जमशेदपुर। जमशेदपुर में 3 बेडरूम का फर्स्ट क्लास क्वार्टर मिला, सब बड़ा सा लॉन, ये वो, बहुत सुख था। तो करीब हमको लगता है कि 3 साल किया होगा काम, और उसके बाद तब इसको मिल गया वहां से, बेंगलोर से ऑफर मिला IBM में। तो ये छोड़ के बेंगलोर चला गया। बेंगलोर में काम अच्छा 1 साल किया, तो कनाडा से मिला इसको IBM में, तो कनाडा चला गया। वहां गया तो कोई 63 कंट्रीज में काम किया। तो BPSC का ऑफिस जब नहीं होगा तो पहला काम है 1 दिन पहले जाकर के वो भवन को दिखाइए। सर कल अगले दिन जब आप जाइएगा अपने टाइम पर, तो आपका हार्ट बीट नॉर्मल रहेगा, जी है कि आप सब चीज देखा हुआ है। अरे पहली बार जो शादी करने जाता है तो कितना उमंग में रहता है, आज दूसरी में जाएगा तो चुपचाप क्या मुंह लटका के जा रहा है। पहली बार आप जा रहे हैं वहां देख रहे हैं तो सब हार्ट बीट करेगा, बाएं घुमाएगा। अरे 8वां तल्ला है, तो यहाँ का तल्ला भी किस तरह का है कहना मुश्किल है, लिफ्ट है कि पगले चढ़ना है, क्या है। तो इसको 1 दिन पहले जाना चाहिए और जाकर के उस नए जगह को देख लेना चाहिए। इससे साइकोलॉजिकली आपको जो है एक नॉर्मेलिटी का फील होगा। आज तो स्नेह लता गई होगी, स्नेह क्या है, स्नेहा नाम था क्या? जी स्नेहा और अंकिता। स्नेहा क्या है और किसका है? पता नहीं, एक नाम देखे थे अंकिता परिहार, से वही होगी जो है। अंकिता परिहार का भी आज ही है। वो लिस्ट एक ग्रुप में आया था, नाम था अंकिता परिहार। तो इसीलिए अभी फोन किया तो नहीं उठाइए वो। जी ठीक सर हाँ मेरा इंटरव्यू 7 को है, और सर 21 तारीख को हमको मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज में गेस्ट फैकल्टी के बहाली के लिए इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर चुना गया है, इकोनॉमिक्स का। तो वही सोच रहे हैं सर कि कैसे सेलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करने में घूस उसे लेना चाह रही हो क्या? नहीं सर, एग्जाम और इंटरव्यू किस बेसिस पे? उसके लिए वो एजेंट रखना पड़ेगा बाहर। सर घूस नहीं लेना है सर, ऑनेस्टी से मेरिट वाला को लेना है। तुम पूछो, सवाल पूछो। ये फैकल्टी जो होगा वो पढ़ा लिखा हुआ अनफॉर्चुनेट पर्सन होता है। यहाँ पटना में देखोगे 1 से 1 ब्रिलियंट स्टूडेंट है, गेस्ट फैकल्टी में 4-4 साल 5-5 साल, कोई 10-10 साल से। जी क्या कोई प्रमोशन नहीं होता है, ना परमानेंट नौकरी होता है। यस सर, बहुत परेशान है। एक फिक्स अमाउंट मिलता है। इस सरकार का एक पॉलिसी है जो कि कम खर्च करके टीचर को संभाल सकता है। जी ध्यान यही रहे कि अच्छा स्टूडेंट को चुनो जो क्लास में पढ़ा सके, है ना, वही सर चाहे हम भी सोचे हैं। किसी भी जात का हो, किसी भी Yes, धर्म sir. का, है ना। जी तो हाँ, तो बोल दिए हैं इकोनॉमिक्स का करना है। इकोनॉमिक्स वाला करती जी हो? नहीं सर, हम जाति धर्म किसी में विश्वास नहीं करते हैं।
हाँ तो बस उसका नॉलेज देखो ना, तुमको तो इतना नॉलेज है कि उसका भंडार खोलोगे तो तुम्हारा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट चकरा के गिर जाएगा। ताकि हम तो पढ़ाए हुए हैं तुमको ना, जितना बात तुमको पढ़ाए हुए हैं वो हमारा जो YouTube है लगातार हो गया, और उसको तो अब आ रहा है। मैंने जिस आदमी को ड्यूटी था उसको भेजने का, वो थक हार गया कि बाप रे बाप इतना अपलोड करना है, यही सोचता रह गया। अभी हाल हाल में देख रहे हैं तुम लोग का फोटो सब आ रहा है, पढ़ाए हुए हमको लगता है 2 साल हो गया होगा। जी 2 साल हो गया। तो कहता है कि इफिशियंसी कहते हैं कि हम पढ़ा दिए, और जिसको अपलोड करना है उसके सिर पर इतना हो गया। रोज दिन 4 गो 5 गो क्लास होता था, तो हजारों हजार जो है पढ़ाया हुआ चीज वहाँ रखा हुआ है। सूरज सर को कॉल करो। तो देखो आज जो हम बताने जा रहे हैं वो तुमको बता रहे हैं मार्केट स्ट्रक्चर। कहीं कोई भी मार्केट है तो मार्केट मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? मॉर्फोलॉजी का स्पेलिंग चेक करो तो क्या होगा। मार्केट मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया बाजार के प्रकार। बाजार के प्रकार,
मनीषा कल है तुम्हारा? जी सर। पढ़ो तो इसको। मार्केट मॉर्फोलॉजी, बाजार के प्रकार, व्याख्याता साक्षात्कार की तैयारी बाय डॉक्टर पीसी वर्मा, MA गोल्ड मेडलिस्ट, PhD, टेक्निक एक्सपीरियंस, टीचिंग एक्सपीरियंस 1973 to 2016, former HOD and University Professor, Department of Economics, पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी, बिहार, इंडिया। बाजार को परिभाषित करें, बाजार के विभिन्न प्रकार को बताएं। बाजार को परिभाषित करो, बाजार को क्या कहेंगे? श्रीमान, जहां वस्तु की खरीद बिक्री किया जाता है, क्रेता और विक्रेता जहां आपस में आदान प्रदान करते हैं वस्तुओं का, उसी को बाजार कहा जाता है। बाजार में कितने तत्व होते हैं? नंबर 1, बाजार में क्रेता होना चाहिए। जी। नंबर 2, बाजार में विक्रेता होना चाहिए। बाजार में एक निश्चित मूल्य होना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है। बाजार एक निश्चित स्थान होना चाहिए। क्रेता, दूसरा विक्रेता, निश्चित मूल्य, निश्चित स्थान और निश्चित समय। अब तुम पहुंची मॉल में एकदम लास्ट आवर पहुंचोगे तो क्या होगा? सामान नहीं मिलेगा, दुकान बंद हो जाएगा, दुकान सब बंद होने लगेगा। और जो चढ़ने वाला रहेगा वो कौन सी, क्या बोलते हैं उसका, सीढ़ी जो अपने चलता है? एस्केलेटर। एस्केलेटर। जी, एस्केलेटर। हैं? एस्केलेटर, एस्केलेटर। क्या कर रही है? एस्केलेटर, 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 एस्केलेटर। हाँ मॉल में चढ़ते हैं। वो चढ़ने वाला, अच्छा चढ़ने वाला जो है। ओके। सही नाम क्या है? एस्केलेटर। जी। एस्केलेटर। हाँ, एस्केलेटर। जी। तो उसमें जो है, जब तुम पहुंचोगी तो धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। तब तक मान लो तुम चढ़ के पहुंच गए 5वें तल्ला पर, तो उसका तो तुमको उतरना होगा नीचे। एस्केलेटर से भी उतर सकते हो, लेकिन चलेगा नहीं, वो चल के उतरोगी या लिफ्ट से उतरो। बाजार में टाइम है, खुलेगा किस टाइम में बंद होगा। तो बाजार वह होता है जिसमें कि एक निश्चित स्थान हो। बाजार का स्थान फिक्स रहता है, एक निश्चित स्थान हो, वहां एक क्रेता हो, वहां विक्रेता हो, एक निश्चित समय हो, एक निश्चित मूल्य हो, और देश के भीतर की बात हो रही है
तो इंटरनल मार्केट हो गया। अब विदेश की बात होगी तो एक्सटर्नल मार्केट हो गया। वर्तमान समय में जो है ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था हो गई है। आजकल का जो बाजार क्या होता है, ऑनलाइन बाजार। घर बैठे हुए हैं और आपको चप्पल जूता कपड़ा सब चीज आपको उपलब्ध है। आश्चर्य हमको लगता है कि अगर आपको ये सत्यनारायण भगवान का कथा करा रहे हैं तो शहर में गोबर मिलना मुश्किल है। उतना आपको नॉलेज भी नहीं है कि गोबर किस तरह का होगा। अब गोबर लेने जा रहे हैं, उधर सुअर का एरिया है, मुश्किल है। आपको में डालिए कि गोबर चाहिए सत्यनारायण भगवान की पूजा के लिए, बाजार से बंडल बना के आ जाएगा। लकड़ी डालना है तो 9 तरह का लकड़ी डाला जाता है। तो कहीं कहीं देखिएगा पैकेट रहेगा, उसमें लिखा रहेगा 9 तरह की लकड़ी। तो वहां से जो आवेगा वो सचमुच 9 तरह का होगा। और 9 तरह का मतलब है कि बड़ के पेड़ का, पीपल के पेड़ का, सबका कटिंग का। तो ये आज के जमाने में जो मार्केट हो गया है, अब पहले का मार्केट क्या था, हाट था। पहले के मार्केट को क्या कहते थे, हटिया। पता नहीं हटिया बोलती होगी तुम लोग। हटिया जी, हटिया जानते हैं, सप्ताह में लगता था। है सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन, मंगलवार, शुक्रवार, चाहे सोमवार। देखिए वो नियम क्या है, गांव का इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम था। पूर्व में लगेगा मान लीजिए सोमवार को, तो पश्चिम में लगेगा आपको बुधवार को, फिर उत्तर में लगेगा शुक्रवार को, फिर शनि। मैंने चारों तरफ आपके गांव के जिस दिशा में चले जाइएगा उस डेट को तो वहां पटिया लगा हुआ हो। पेटिया में जाइएगा तो लेफ्ट साइड में कहीं पर चिकन मुर्गी टांगे हुआ है, राइट साइड में कहीं कपड़ा टांगे हुआ है, तरह तरह का सब्जी है और लोग खरीद रहा है, आ रहा है, जा रहा है। टाइमिंग है। शुरुआती में जाओगे तो कम भीड़ रहेगा, बीच में भीड़ बढ़ जाएगा, धीरे धीरे भीड़ घट जाएगा जी। तो ये हाट का हम लोग का था, सारा इक्विलिब्रियम था। हाट का इक्विलिब्रियम इतना अच्छा था कि हर आदमी को हर सामान मिल जाया करता था जी। अभी क्या हो गया, अमेजन का हो गया है या फ्लिपकार्ट का हो गया है, वो रिसर्च करके पूरा हर चीज वहां उपलब्ध है। अब तुम देखोगे कि कान खुजलाता है तो जनरली लोग क्या करता है, कोई तलाई का काठी लेगा कान में घुसा दे जी। काठी नहीं घुसा। ईयरबड आ गया, अब ईयरबड आ गया। अब ईयरबड आ गया। अब ईयरबड लाने के लिए जाना है, अगर उसमें टिक लगा दो कि हमको ईयरबड चाहिए, 1 या 2 दिन के अंदर में तुमको ईयरबड देना पड़ा जाए। तो एक सुविधा हो गया कि डिलीवरी एट योर होम। तो बाजार का प्रतिरूप जो है, पहले के हाट के बाजार के लेंगे और अभी का जो लेंगे मॉडर्न बाजार जो है, वो दोनों में अंतर क्या है कि पहले हाट में क्रेता को जाना पड़ता था, अभी क्या है कि विक्रेता जो है होम डिलीवरी कर दिया। ऐसा होम डिलीवरी कर दिया है कि घर में अगर वाइफ जॉब में है, हस्बैंड भी जॉब में है, दोनों थका हुआ लौट के आया तो वाइफ जा रही है फ्रेश होने के लिए, हस्बैंड को कह दी कि जैसा फूड वाले को ऑर्डर कर दीजिए, टक ऑर्डर किया, फिर 4-5 आइटम लिखा, और जब नहा वहा के निकले आप तो तुरंत आ गया, बाहर बेल बजेगा, हाजी गर्मा गर्म जो है आप पिज्जा खाइए या ये क्या वो रहता है उसको लच्छाई सा रहता है खाता है, जो हम लोग को सबई रहता है उसका सबई रहता है, क्या बोलते हैं उसको, चाउमीन। हाँ, सेवई हम लोग बच्चों में खाते थे उसी तरह का रहता था, लेकिन अभी चाउमीन बहुत ज्यादा चाउमीन के प्रति है। और ये वो रहता ना कि काट के 5 मुंह में डालता है, पूरा उसमें निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, मैगी। मैगी नहीं, गोल रहता है और सब काट काट के खाता है, 4 आदमी 5 आदमी खा सकता है। पिज्जा नवनीत, पिज्जा का नाम सुने हो कि नहीं? पिज्जा ऐसा चीज है जिसको पीना नहीं है, उसको खाना है।
तो कहता है कि बाजार को परिभाषित करें, तो इसमें आपको बाजार जो है ग्रामीण बाजार हो गया, शहरी बाजार हो गया और इंटरनेशनल मार्केट हो गया। इंटरनेशनल मार्केट में भी सारा चीज जो है ऑनलाइन पेमेंट पहले होगा, सामान आपको आएगा, हो सकता है सामान आएगा उस समय पेमेंट करना हो। अब दूसरा सवाल है बाजार के विभिन्न प्रकार को बताएं। तो सरल श्वेता, मनीषा, जी सर। बताओ ना बाजार का विभिन्न प्रकार क्या है? श्रीमान, बाजार 9 प्रकार का होता है। पहला एकाधिकार बाजार, दूसरा अब देखो एकाधिकारात्मक, एक सेकेंड, पहला बोलोगी पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। जी, हम भी इसको सुधार करने। पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, दूसरा एकाधिकार का बाजार, तीसरा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का बाजार, चौथा द्वैधाधिकार, पांचवा अल्पाधिकार, छठा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, सातवां मोनोसोनिक का बाजार, आठवां बायलिटरल मोनोपोली का बाजार और नौवां अपूर्ण प्रतियोगिता का बाजार। बहुत अच्छा। पहला बोलिए पूर्ण प्रतियोगिता। जी जी। पूर्ण प्रतियोगिता को बोलो शुद्ध प्रतियोगिता। शुद्ध प्रतियोगिता। जी। शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता, दो भाग में बटा रहता है। उसके बाद एकाधिकार का बाजार, विभेदात्मक एकाधिकार का बाजार। ये जो है एकाधिकार है, ये एकाधिकारी है। विभेदात्मक बाजार जो है विभेदात्मक एकाधिकार, इसको क्या बोलेंगे? विभेदात्मक एकाधिकार। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो एकाधिकार होगा इसमें सिंगल प्राइस होगा। विभेदात्मक एकाधिकार में क्या हो जाएगा? डबल प्राइस होगा। डबल प्राइस हो, डबल प्राइस रखेगा। एक रखेगा किसके लिए? रिच के लिए। एक रखेगा किसके लिए? पुअर के लिए। दो गो रेट रखेगा। चीज वही है, थोड़ा बहुत हेर फेर रहता है। अब देखोगी स्टेशन के बाहर में कंघी बेचता रहता है, तो एक कंघी का दाम जो है तुमको 10 रुपया लेगा। खूब लंबा वाला कंघी है ना? बाल झाड़िए सीधा, अगर बाल के भीतर में कोई जानवर छिपा हुआ है तो उल्टा झाड़िए, उसका दूसरा है वो निकल जाएगा। क्या रहता है बाल में घुसा हुआ? जू। हाँ, तो उसको जू रहित करना है तो उसका दूसरा स्टाइल है, उसका बना कंघी का प्रकार भी अलग है। उसी को अगर तुम मॉल में खरीदोगी तो खूब अच्छा पैक किया हुआ और वो उसका डबल दाम हो। जी, बेगा का रहता है सर। 200-250 में खरीद के लाइएगा, एक बार नीचे गिरेगा टूट जाएगा। ये 10 रुपया वाला कभी टूटेगा भी नहीं। तुम कौन इस्तेमाल करती हो? जी। हम तो वही 25-25 रुपया वाला 4-5 खरीद लिए हैं। बेगा वाला खरीद के ला टूट जाए। अभी तुम देखोगे कि कार तुम्हारा रुक गया चौराहे पर, वहां पर भी कुछ सामान औरत या मर्द बेचते रहता है। जी। रही तो तुरंत 2 मिनट में लेन देन होगा। आपको ब्रश दे देगा या कोई कार झाड़ने का कुछ दे देगा। जी। वो रहता है। और कहीं बाहर जाओगे घूमने, जैसे आसाम उसाम जाओगे तो बेल्ट लिखे हुआ देह में जो है 50 को बेल्ट लगाया हुआ है जी। आवाज नहीं आ रही है सर। स्टूडेंट का ट्रिप लेके गए हुए थे आसाम जी। फिर आसाम से मेघालय गए, तो लड़का तो चंचल होता है, 10 को पूछ रहा है, खरीदता कोई नहीं है। हम बैठे हुए थे तो कहा कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो सर मॉल से आ रहे हैं। सच बताइए कि उस समय तक हम भी मॉल में कभी गए नहीं थे। पटना में वो बिग बाजार खुला हुआ था, लेकिन हम गए हुए नहीं थे। हम अपना उधर से गुजरते थे, गए। हम पूछे कि
क्या खरीदोगे? अब खरीदना नहीं ना है, एयर कंडीशन भीतर चल रहा है तो 1-1.5 घंटा घूमेंगे, घूम के निकल जाए। आसाम में जब हम गए हुए थे तो फिर उसका मेघालय गए तो वहां देखे, मेघालय में एक जगह है एकदम टॉप पर, और उसके नीचे जो है आपको ऐसा सीन दिखाई देता है जैसे वहां लिखे हुआ है इंग्लैंड का कोई जगह है उससे वो तुलना किए हुआ है, कोई सही है। तो हम सबको कहे हुए थे कि वहीं पर हम क्लास लेंगे, तो सब बैठ गया, खड़ा होकर क्लास लिए। लेकिन उस समय हमारे पास कोई अच्छा मोबाइल नहीं था, ना फोटो खींचने का, कुछ लड़का उड़का खींचा होगा और क्लास लिए वहाँ कोई टॉपिक पर, और सब लड़का से सुन रहा था। तो कहता है कि विभेदात्मक एकाधिकार में डबल प्राइस हो सकता है एक ही चीज का, किसी से ज्यादा किसी से कम लेगा। अब पूछेगा, मान लीजिए आपको एक्सपर्ट की ज्यादा कम काहे लेगा, तो बोले सर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसका इन इलास्टिक होगा तो ज्यादा दाम देने को तैयार होगा, और जिसका इलास्टिसिटी डिमांड लोचदार होगा, इलास्टिक होगा, वो कम दाम दीजिएगा तो लेगा, तो नहीं लेगा। मतलब गरजमंद, इलास्टिसिटी क्या बतलाता है, उपभोक्ता गरजमंद है कि नहीं है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 है, मोर देन 1 है, तो ये बताता है इंटेंसिटी कि बायर जो है हर हाल में खरीदेगा, बायर हर हाल में खरीदेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन इलास्टिक। पूछ दिया तुमसे इंटरव्यू में कि इलास्टिक और इन इलास्टिक में क्या अंतर है, तो बताना है कि श्रीमान इलास्टिक का अर्थ होता है लोचदार, इन इलास्टिक का अर्थ होता है बेलोचदार। कीमत बढ़ाने पर अगर बेलोचदार आपका इलास्टिक है तो भी आप खरीदिएगा, ऊंचे कीमत पर भी खरीदिएगा, क्योंकि इन इलास्टिक है। इलास्टिक अगर है तो दाम ज्यादा लीजिएगा तो नहीं लेगा, कम लीजिएगा तो लेगा। तो विभेदात्मक एकाधिकार के अंतर्गत ऐसा होता है। उसके बाद है आपको अल्पाधिकार। अल्पाधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ओलिगोपोली। ओलिगोपोली, द्वैधाधिकार ना आएगा, बायलिटरल मोनोपोली कोई। ओलिगोपोली है ये, द्वैधाधिकार, दुयोपोली। अब देखिए आपसे पूछेगा द्वैधाधिकार क्या हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे ड्यूओपोली, दुयोपोली। अल्पाधिकार को बोलेंगे ओलिगोपोली। ओलिगोपोली। जी। ओलिगोपोली तो कहता है कि 2 इसी का अंतर है। दो बोलेंगे तो एकदम सर्टेन हो गया, 2 अगर 2 को बेचने वाला हो जी, अगर 2 को हो तो द्वैधाधिकार कहेंगे। 2 विक्रेता इसमें होता है। और फ्यू का मतलब क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक, बट नॉट मैनी। 2 से अधिक पर 10 से कम। फ्यू का मतलब हो गया नॉट मेनी। नॉट मैनी। नॉट मैनी। मनीषा बोलिए नॉट मेनी क्या? नहीं हम वो फिर बोले थे 2 या 2 से अधिक, बट नॉट मैनी। और हम बोले 2 या 2 से अधिक, 10 से कम। तो इसमें क्या होगा, 2, इसमें भी 2 रहेगा, 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक, अधिक, लेकिन स्पेस लगा देगा नॉट मेनी। है ना? अब हम लोग का रामचंद्र जी का उदाहरण अलग है, कृष्ण भगवान का उदाहरण अलग। आजकल संसद में महाभारत का चर्चा पूरा हो रहा है, रामायण का चर्चा हो रहा है ना? लेकिन कृष्ण भगवान के बारे में क्या कहा जाता है, जाओ उधर उनका जो समुद्र में घुसा हुआ है द्वारिका। द्वारिका। तो भेंट द्वारिका हम लोग जाके देखे थे, वो बताया उसके जमीन के भीतर में है, पानी में लोग मोटर बोट से वहां ले जाता है
और घूम घाम करके वो लोग समुन्द्र जगह बना हुआ है, और जो भीतर में एक्चुअली द्वारका है सचमुच पहाड़ समुन्द्र के भीतर डूबा हुआ है। बहुत सारा कहानी है। अब एक जगह हम देखे कि प्रसादी सब बांट रहा था, तो मुझे कितना दाम है, तो बोला कि 10 रुपया में एक दोना मिलेगा। तो 10 रुपया दिए, खिड़की से वो प्रसादी दिया पैक। तो हमको लगा कि लड्डू है, लड्डू ही था, गोल गोल था उसको। तो उसको फाड़ के निकाल के मुंह में डाले तो पत्थर सा लगा। तो ये क्या है? तो हम पूछे भाई क्या दिया है? तो कहा ये मिट्टी है, मिट्टी का आपको गोला है। तो हमें मिट्टी दे रहे हैं, कह रहे प्रसादी। क्या प्रसादी है? ना, यही मिट्टी है उस पोखर का जिस पोखर में सब रानी सब कूद के जान दे दी थी। और उसका सब कहानी वहानी बतलाया फिर। अब बताया कि कितना 16,000 की कितना, बोला कि पटरानी इनकी थी कृष्ण भगवान के बारे में। उसका उतना हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन 1000 में ही बोला। इतना 1000 उनकी क्या है? 16,000 पटरानी। 16,000 पटरानी। अब उसका अलग कहानी है कि वो सब जरासंध राजा ना, हाँ, 16,000 औरत को बंदी बनाया हुआ था, सबके पति को मार के औरत को बंदी बनाया हुआ था। कृष्ण भगवान बुलाए, तब वो सब कही कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे? तो ठीक है, सबके साथ हम रहेंगे। ये सब कहानी है, ये कृष्ण भगवान का है। अभी तक ले इनका जो है मकान खाली नहीं हुआ है। कहाँ पर है इनका? कृष्ण भगवान का जन्म भूमि हम लोग क्या मथुरा में ना? कहाँ मथुरा में है? मथुरा ही है सर। और मथुरा में जाओगे तो सटा हुआ है। इधर जन्म है, उधर अल्लाह जी का है, दोनों साथ। अब किसी जमाने में अपनापन था तो बहुत अच्छा लगता था। अभी मन में द्वेष हो जाएगा तो दोनों, तब तो देखते हैं अपना अपना भाई, ओन मदर का 2 बच्चा है। अब मकान का बंटवारा हुआ, बीच में जो है वो दरवाजा लगा दिया, इधर उधर इधर जा रहा है। मानसिक विकृति है, क्योंकि वो तो फिक्स है आपका 60, 70, 71, 75 साफ होना है नहीं। अधिकार जो है और द्वैधाधिकार में पूछेगा कि क्या अंतर है, तो आपको बताना है कि बेसिकली कोई अंतर नहीं है। अंतर है संख्या का। अल्पाधिकार में भी 2 से शुरू होता है और द्वैधाधिकार में भी 2 से शुरू होता है। उस स्टेज में अल्पाधिकार और द्वैधाधिकार दोनों बराबर है, लेकिन द्वैधाधिकार में केवल 2 ही रहेगा शुरू से अंत तक। मनीषा जी सर। बहुत स्मार्ट लग रही हो, तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है। कल है ना? जी सर। कोई भी सवाल पूछे मुस्कुराते हुए जवाब देना। अब मुस्कुराहट ऐसा पावर है ना कि आगे वाला तो उसी पर बेहोश हो जाएगा। जी सर। अगर क्रोधित रहोगी तो उसको भी क्रोध लगेगा। मुस्कुरा के बोलोगी, जवाब दोगी। अगर नहीं आता बोलोगी से याद नहीं आ रहा है सर, क्षमा कीजिएगा। ये बात क्षमा जरूर। वहां बैठ के एक्सपर्ट बैठा हुआ उसी से पूछ देगा तो बहुत बात नहीं आएगा उसको। तो हम देखे हुए हैं कि जो इस तरह का व्यवहार करता है उसके प्रति संभावना जो है लगा। और जैसे तुमसे बात जो हो रहा है ना, तो कागज का चीट रहेगा 4 गो के पास और नंबर देगा, 4 अलग अलग नंबर देगा। जब तुम चली जाओगी तो चारों एक जगह लाया जाएगा और उसका एवरेज निकालेगा। तो मान लो कोई 10 में तुमको कोई 5 दिया, कोई 10 में 8 दिया, कोई 10 में बदमाश है 4 दिया, तो अभी तीनों को जोड़ के या 3 से भाग दोगे या चारों को जोड़ के 4 से भाग दोगे तो एवरेज क्या निकल जाएगा? एवरेज ज्यादा निकलेगा। उसके 3 2 देने से असर नहीं होगा। तो ये एक तरीका है कैंडिडेट के साथ जस्टिस किया जाए। और अभी बहुत हाई लेवल पर बात चल रही है कि बिहार का विकास करना है तो अच्छे स्टूडेंट को टीचर में लाइए। टीचर में क्वालिटी टीचिंग का हो, पढ़ाई के प्रति उसको प्रेफरेंस हो,
है ना। जैसे श्वेता सरन को है, अभी चुनने वाली हो गई, अभी भी लेक्चरर को चुनेगी। जी फैकल्टी क्या हुआ, गेस्ट फैकल्टी हुआ वही जो कि बीपीएससी चुन रहा है। बीपीएससी चुन रहा है फाइनल राउंड, आई चुनेगी फर्स्ट राउंड। जो गेस्ट फैकल्टी है, जो बीपीएससी पहुंचेगा अब बोले कि हम गेस्ट फैकल्टी है पटना कॉलेज में, तो उसका सिलेक्शन होना तय है। पहले पटना कॉलेज में नहीं हो, कहीं न कहीं हो जाएगा। एक भाव जग जाता है कि पढ़ाने वाला आदमी है, पढ़ा रहा है। तो द्वैधाधिकार 2 का हो गया, अल्पाधिकार 2 या 2 से अधिक हो गया। दोनों में बेसिक डिफरेंस नहीं है, दोनों में बेसिक डिफरेंस नहीं, क्योंकि दोनों का स्टार्टिंग 2 से है। लेकिन द्वैधाधिकार में 2 ही रहेगा, अल्पाधिकार में 2 या 2 से अधिक होगा। और नॉट मेनी, 2 से अधिक का मतलब क्या हुआ, 2 से अधिक का मतलब नॉट मेनी। 2 से हुआ 3 हुआ, 3 हुआ 5 हुआ 4 हुआ। अभी नहीं कि 2 का मतलब हो गया एकदम कौरव वाला 100 को बच्चा होने का क्या असर होता है देख लिए। कै गो बच गया लास्ट में? एको नहीं बचा ना। एको भी नहीं कहानी में। तो हमको नहीं लगता है कोई आदमी छठी भगवान का पूजा करता है, कहता है भगवान 100 वो बच्चा हो जाए, ऐसा कोई नहीं है, कोई औरत नहीं बोलती। क्या कि देख लिया है महाभारत ना, हम लोग महाभारत जब चलता था तो हर घर में शांति है, बैठ के महाभारत देखता है। रोज होता था, संडे को रोज होता था। कहीं भी कोई अगर कमिटी का कुछ हो रहा है तो उस समय में रोक देता था, और स्टेज पर वहां टीवी लगा रहता तो सब लोग महाभारत देखता था। शुरू के दौर में बहुत ज्यादा उसमें लाभ था और लोग देखता था, और बड़ा बहुत खुशी लगता था कि तीर चला, एगो चला, वहां 20-25 एकदम आग गिरा दिया, कुछ गिरा दिया। रोमांचकारी था जो बनाने वाला। तो द्वैधाधिकार और अल्पाधिकार जो है, और कहा कि द्वैधाधिकार के बारे में कुर्नो ने दिया। किसने दिया? कुर्नो ने। कुर्नो का ईस्वी कौन सा है? 1938। 1938 जी श्वेता, तुम देखो कितना है? सर याद है सर, 38 ही है सर, वो पढ़ाए थे ना। 1938 ही है पूर्णों का द्वैधाधिकार मॉडल। मनीषा की तैयारी 98.5% हो चुका है। हाँ सर, हम लोग डिस्कशन किए थे सर इससे, मार्केट के सारे टॉपिक पे। हाँ हाँ आप कहाँ पर से बात कर रहे हैं? अच्छा, त्रिपोलिया हॉस्पिटल है ना, उसके पहले ही है एक मंदिर है रोड पर, और उसके थोड़ा और पहले आइएगा तो डॉक्टर नारायण लेन बोलता है, लिख लीजिए। अच्छा ठीक है। अठारह सौ ना होगा सर, 1800 1838 1838 1838 कुर्नो का है ना। जी कुर्नो का। अब सोचो इस समय मार्शल की किताब निकली थी। जी मार्शल का किताब तो 19 अरे मार्शल की किताब निकली, जो पूछते हैं उसका जवाब। 1890 नहीं सर, नहीं 1890 में मार्शल आए ना। अरे तुमको जो पूछते हैं उसी का नहीं जवाब। हाँ नहीं मार्शल इस समय नहीं। बस वैसे ही जवाब दो, कमीशन में जो पूछे बस उसका जवाब दो। नहीं मार्शल नहीं। तो नहीं है ना। जी सिलेक्शन जो होता है उसको पूछा तुमसे, उसका एक लाइन में जवाब है तो एक लाइन में दो। आप ये कोशिश नहीं करो कि तुमको और नॉलेज है और बात बता दे, ये हो जाएगा ओवर साइड, हो ठीक नहीं है। हम पूछे कि कुर्नो जो है 1838 में किताब लिखा, करेक्ट? 1838 में मॉडल दिया था अल्पाधिकार वाला। क्वेश्चन था कि मार्शल साहब उस समय किताब लिख चुके थे या लिखने वाले थे? नहीं जी नहीं लिखे थे। नहीं लिखे थे। मार्शल कब किताब लिखे? 1890 में सर, लेकिन पहले 90 में।
हो गया कि कुर्नो जो है मार्शल से पहले एक ऐसे अर्थशास्त्री थे जो कि जी जी के ऊपर में अपना विचार व्यक्त किए। ठीक है, अल्पाधिकार के बारे में भी दिए हैं ना सर? अल्पाधिकार के बारे में, द्वैधाधिकार जी लगभग एक ही है, दो रहेगा तो यस सर। अब तुमसे हम पूछते हैं कि वालरा नाम का अर्थशास्त्री किस ईस्वी में लिखा किताब? कौन सर? वालरा वालरा वालरास्तियन नहीं रखता, वालरास्तियन इक्विलिब्रियम, वालरास जनरल इक्विलिब्रियम सर, सामान्य संतुलन जो दिया था। ये तो जी। सर याद नहीं है अभी। हाँ ठीक है, याद नहीं है तो जिसको याद है वह सब बोलेगा। देख के बोलते हैं। अब देखो इस बराबर ये याद रखना है कि वालरा का जो है 1800 पता नहीं 74 है कि क्या है, 1874 वालरा वालरस हिंदी में वालरस भी कहते हैं, वालरस वालरा। हैं? 1874 यस सर, आपका किताब कब 1874 निकला? 1890। 1890। 1890। अब देखो यूपीएससी के सिलेबस का पहला वर्ड जो है वो है मार्शल एंड वालरा। यूपीएससी का सिलेबस जो है इकोनॉमिक्स का, उसका पहला लाइन है मार्शल एंड वालरा एंड मार्शल, जिसको बोला जाता है वालरासियन एंड मार्शलियन। डबल ले क्या देखो ना, वालरासियन मार्शलियन, वालरासियन इक्विलिब्रियम और मार्शलियन वालरसियन इक्विलिब्रियम, मार्शलियन, स्पेलिंग मार्शल क्या है? वालरस वालरासियन इक्विलिब्रियम, मार्शलियन इक्विलिब्रियम ना। वालरासियन इक्विलिब्रियम, मार्शलियन इक्विलिब्रियम। दिल्ली यूनिवर्सिटी का आएगा अगर क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ देगा कि वालरासियन इक्विलिब्रियम मार्शलियन इक्विलिब्रियम में क्या अंतर है, तो बोलो कि वालरासियन इक्विलिब्रियम जो है वो जनरल इक्विलिब्रियम है। क्या है वो? जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम। और मार्शलियन इक्विलिब्रियम क्या है? पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम। दोनों में अंतर क्या हुआ? जनरल इक्विलिब्रियम कहता है कि अर्थव्यवस्था में साधन बाजार में संतुलन हो जाएगा, वस्तु बाजार में संतुलन हो जाएगा, मुद्रा बाजार में संतुलन हो जाएगा, हर बाजार में संतुलन हो जाएगा, तब उसे हम कहेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? जनरल मतलब सब कुछ, सामान्य बाजार मतलब सभी सेक्टर में संतुलन आ जाए, सामान्य संतुलन हुआ। हाँ सामान्य सभी संतुलन बाजार में। अर्थव्यवस्था में हर बाजार में, तो बाजार क्या होता है? वस्तु बाजार बाजार, है वस्तु और बाजार, साधन मुद्रा बाजार बाजार। होता है। बाजार क्या होता है? वस्तु बाजार और साधन बाजार। साधन बाजार। तो वस्तु बाजार में भी इक्विलिब्रियम होगा, साधन बाजार में इक्विलिब्रियम होगा। अब साधन बाजार है लैंड लेबर कैपिटल। जी, लैंड लेबर कैपिटल साधन बाजार। लेबर मार्केट में भी इक्विलिब्रियम होगा, कैपिटल मार्केट में भी इक्विलिब्रियम होगा, एंटरप्रेन्योर के मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा, लैंड मार्केट में इक्विलिब्रियम होगा। आजकल क्या हो रहा है? प्रोजेक्ट पारित हो जा रहा है, जमीनें नहीं मिल रहा है। बिहार में फैक्ट्री आएगा तो उसको
500 एकड़ जमीन चाहिए। ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ की 500 एकड़ जमीन खाली है उनको मिल जाएगा। लेकिन बहुत ऐसा राज्य है जिसमें कि पथरीली जमीन है, जी बंजर जमीन है, तो उसको जमीन मिलना आसान हो जाएगा। लेकिन बिहार में मिलेगा जमीन? बिहार का सारा जमीन जो है एग्रीकल्चरल है और बेस्ट क्वालिटी जमीन है कृषि कार्य के लिए। वहां सीमेंट फैक्ट्री लगाइएगा तो पर्यावरण भी तो अलग बिगड़ेगा और आपको कृषि का भी उत्पादन परफर हो जाएगा। लेकिन गुजरात में चले जाओ, बहुत बंजर जमीन है, समुद्र का सब किनारा जो है उसे बंजरे बंजर। अब बिहार में चले जाइए, कहीं चले जाइए, कोई बंजर जमीन नहीं। बंजर जमीन भी है ना तो भांग का पेड़ है। अब भांग को पीस के जय भोले बाबा डांस कर रहा है तो भांग पी रहा है। भांग जो लगा रहता है वो रोड के किनारे जंगल में कोई है, अच्छा जमीन है वहां अच्छा चीज सब रहता है। इसलिए कहता है जनरल इक्विलिब्रियम जो है वो वस्तु बाजार में भी संतुलन हो जाएगा, साधन बाजार में संतुलन हो जाएगा और मुद्रा बाजार में भी संतुलन हो जाएगा। यस सर। 3 बाजार में हम लोग अगर मोटा मोटी 3 बाजार में बांटे तो कमोडिटी मार्केट, फैक्टर मार्केट एंड मनी मार्केट। और जब सभी मार्केट में संतुलन एक साथ हो जाएगा तभी वो कहलाएगा वालरा का जनरल इक्विलिब्रियम। और ये बात वालरा जो है 1874 में ही कह दिया। अपना एक किताब लिखा था प्योर इकोनॉमिक्स, एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। प्योर इकोनॉमिक्स। वालरा कहाँ के रहने वाले हैं? फ्रांस के। गूगल से पूछो ना वालरा कहाँ के रहने वाले। तो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे सर। फ्रांसीसी थे? फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे वालरा। 1874 में बुक लिखे थे एलिमेंट्स ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। वालरा जो है फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे जी। और हम लोग सभी जानते हैं कि इंग्लैंड का वर्चस्व था ब्रिटेन का। बेटा यस सर। इंग्लैंड में कौन कौन सा जगह रहता है? इंग्लैंड में फिर से बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे कहते हैं? सॉरी सर, नहीं ध्यान में आ रहा हमको। देखो इंग्लैंड का जो ब्रिटेन है, जी ब्रिटेन जो है वो एक पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है स्कॉटलैंड है। सर आवाज नहीं आ रही है सर। ब्रिटेन जो है, आ रही आवाज? जी जी अभी आ रही है सर। हैं? अभी आ रही है सर। आ रही है। जी सर। ब्रिटेन जो है वो एक जी। जगह है और उसके ऊपर वाला जगह जो है उसको कहते हैं स्कॉटलैंड। सर तो हम लोगों का जो अर्थशास्त्र के पिता है उनका नाम क्या है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ब्रिटेन के नहीं थे, स्कॉटलैंड। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। स्कॉटलैंड के। अभी भी उनका मकान वहां है, लोग जाता है देखता है। स्कॉटलैंड जो है, जी जैसे तुमको बताएं ऐसे देखो, जूता जो होता है इस तरह का ना, जूता है, देखो देखो जूता इस तरह बन रहा है कि नहीं?
जी जी ये है स्कॉटलैंड, अच्छा ये है ब्रिटेन, अच्छा, ब्रिटेन के ऊपर है स्कॉटलैंड। ये है आयरलैंड। आयरलैंड का जो ये हिस्सा है, ये जी हिस्सा भी इसके कब्जा में है। ब्रिटेन ब्रिटेन के कब्जा में है। ब्रिटेन, एगो आयरलैंड जो है यहाँ से यहाँ तक वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कुछ जी पोर्शन कब्जा किए हुआ है पहले से। तो ब्रिटेन, स्कॉटलैंड और आयरलैंड का हिस्सा तीनों मिला देंगे तो उसको कहा जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूके 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 ओके, यूनाइटेड UK। किंगडम यूनाइटेड किंगडम। किंगडम। इसमें क्या रहेगा? इसमें रहेगा जी ब्रिटेन ब्रिटेन, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड, प्लस आयरलैंड। आयरलैंड मान लीजिए खाली ब्रिटेन लेते हैं, खाली जी ब्रिटेन लेते हैं तो इसको कहा जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड वाला पोर्शन ब्रिटेन कहलाएगा। स्कॉटलैंड बाद में चल करके स्कॉटलैंड होता, लेकिन बात क्या है, इधर जो है कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो किसका सर? ट्यूडर पीरियड जब चल रहा था उस समय कोई बच्चा नहीं हुआ। वो एलिजाबेथ जो थी शादी ही नहीं की। जी एलिजाबेथ जो थी जी बहुत ही खूबसूरत थी, और वो लिखा हुआ है किताब में, इतनी खूबसूरत थी कि बहुत सारा जो यंग राजा सब था, जैसे कि फ्रांस का राजा या स्पेन का राजा, उस जमाने में स्पेन बहुत मजबूत था, तो दोनों यंग था। तो ये कहती थी जब इसके ऊपर अटैक होता था, इंग्लैंड पर अटैक अगर स्पेन किया तो जी पूरा सेना लेके आ जाती थी किनारे, बीच में ही समुंदर है। ये क्या है? समुंदर। समुद्र। तो सेना लेके आ गई, आकर के कौन युद्ध होगा, तो इधर से जो राजा है इधर का ये स्पेन का ये पोर्शन है, देखो ये पोर्शन यहाँ पर फ्रांस है। फ्रांस के भीतर ये ब्रिटिश चैनल है, ब्रिटिश चैनल है, पानी वाला जगह है। भीतरे भीतर अंडरग्राउंड तो यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर स्पेन है, पुर्तगाल है, ये फ्रांस है। तो स्पेन उस जमाने में सबसे पहले स्पेन बहुत ही मजबूत था, उसको बोला जाता है स्पेनिश आर्मदा, मतलब स्पेन का आवाज नहीं आ रही सर। स्पेन का आवाज आ रही है? अब आ अभी रही आ है। रही है सर। तो स्पेन का जो स्पेन स्पेन जो कंट्री था वो सबसे जी पावरफुल था, और इंग्लैंड में उस समय जो रानी थी वो क्वीन एलिजाबेथ थी, अच्छा बहुत ही खूबसूरत थी, और उसका फोटो सब जगह लगा हुआ है, कहीं भी जाओगे तो उसका फोटो जरूर लगा रहता है। तो युद्ध के लिए हुए तो कल ठीक है युद्ध करेंगे, तो रानी जो है आ जाती थी पूरा फौज लेके, स्पेन वाला भी फौज लेके आया, और बीच में तो पानी है, इधर से युद्ध शुरू होगा। एक बैग उजला झंडा लगा देते थे। उजला झंडा का मतलब शांति का, शांति का। शांति का। अब जी स्पेन वाला अटैक नहीं किया, कहा कि भाई क्या बात है, देखो तो उधर से इंग्लैंड से वो रानी दिखा रही है एलिजाबेथ उजला झंडा। उसका रानी उतार करके पैदल चल के आती थी किनारे, नहीं आया तो उधर से आके कही कि शादी के बाद तो पूरा पूरा इंग्लैंड आप ही का हो जाएगा, तो अटैक क्या के लिए आप कर रहे हैं? अपना चला गया, अपना पीछे हो गया ईरानी अपना शर्त। कुछ दिन के बाद फ्रांस का राजा भी यंग था, वो अटैक किया, तो फिर रानी जो है पूरा फौज लेके आई कि मारो चढ़ाई करो, सब चीज हो गया। जब चढ़ाई का ठीक समय आया तो तुरंत उजला झंडा लगाए, कहा करे उजला झंडा क्या दिखा रहे, उतर के पैदल आई, इधर से राजा भी गया, उसको भी फ्रांस वाला को कही कि अरे शादी के बाद तो पूरा फ्रांसे को मिल जाएगा ना इंग्लैंड में, तो युद्ध करने का क्या जरूरत है? कहा अच्छा ये बात है, वो भी पैक हो गया। इसी क्रम में उसकी पूरी जिंदगी निकल गई,
और अपने इंग्लैंड को बचाने के क्रम में वो क्या रह गई, अनमैरिड रह गई। अब उसके मरने के बाद अब कौन बनेगा राजा? तो स्कॉटलैंड में जो है वो ट्यूडर पीरियड की एक लड़की ब्याही गई थी, तो बेटी दामाद है उधर, तो ठीक है दमादे की तरफ से लाओ, बेटी दामाद की तरफ, उसी का बेटा जो है स्टुअर्ट नाम था, स्टुअर्ट जो है किंग बना, और इंग्लैंड का, स्कॉटलैंड का इंग्लैंड के साथ क्या हो गया, मिलन हो गया। एडवर्ड, अरे स्कॉटलैंड का जब राजा बन गया, इंग्लैंड का दोनों मिल गया ना, तो जी सर, स्कॉटलैंड का बेटा था जेम्स तृतीय, तो और एडवर्ड चतुर्थ की बेटी सेसिली, ये दोनों का विवाह हुआ। उसी दस्तावेज का नाम हो गया ग्रेट ब्रिटेन। तो ब्रिटेन और स्कॉटलैंड दोनों मिल के क्या नाम हो गया इसका, ग्रेट ब्रिटेन। यस सर। ग्रेट ब्रिटेन का जन्म हुआ इससे। पहले ब्रिटेन था, स्कॉटलैंड अलग था, तो स्कॉटलैंड और ग्रेट ब्रिटेन का मिलन हो गया, और स्टुअर्ट फैमिली आई। स्टुअर्ट इनका दामाद की तरफ का बेटा था, बेटी के तरफ का बेटी दामाद का। तो अब इंग्लैंड का, ब्रिटेन का नाम हो गया ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन का मतलब क्या हुआ, तो ग्रेट ब्रिटेन का मतलब हुआ इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। उसके बाद तीसरा है कि आयरलैंड का बड़ा पोर्शन इंग्लैंड हड़पे हुआ है, पर आयरलैंड का अपना राज्य है, आयरलैंड रिपब्लिक। तो वो जो पोर्शन है उसको जब मिला दीजिएगा तब नाम हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। अगर आप तीन को के मिला के आप इस बात को एक्सप्लेन कीजिएगा, यूनाइटेड किंगडम मीन ब्रिटेन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड। और अगर कोई पूछता है कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन मीन्स ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड। तो ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड। जनरल इक्विलिब्रियम जो है, मार्शल साहब की किताब पब्लिश होने के पहले 1874 में इनकी किताब आ गई। क्या नाम है किताब का? प्योर है सर इसका, एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स। एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स जी, 1874 में। इकोनॉमिक्स में वालरा ने कहा, एलिमेंट ऑफ प्योर इकोनॉमिक्स वालरस लिखाता है, वालरस लिखाता है वालरस। तो वालरस का कहना था जनरल इक्विलिब्रियम जो है इसकी प्राप्ति तब होगी जब एग्रीकल्चर, जब आपको इकोनॉमी में तीन तरह का इक्विलिब्रियम हो जाएगा। कौन तीन तरह का? तो वस्तु बाजार संतुलन, साधन बाजार संतुलन, और मुद्रा बाजार संतुलन। मोटा मोटी तीन में बांट दीजिए। अगर तो तीनों में संतुलन अगर एक साथ हो जाता है तो जनरल इक्विलिब्रियम होगा। अगर एक में भी नहीं हुआ तो जनरल इक्विलिब्रियम नहीं कहा जाएगा। और आज के जमाने में मार्शल के बात को लोग त्याग के, और देखिएगा जितना भी अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है वो सब जनरल इक्विलिब्रियम की बात करता है। जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि सब उसमें समाहित है। मार्शल की किताब जब आई 74 के बाद 90 में उनकी किताब आई, मार्शल कहे कि जनरल इक्विलिब्रियम जो है एक काल्पनिक धारणा है, वास्तविक जीवन में पार्शियल इक्विलिब्रियम होता है। सारे बाजार स्थिर रहेंगे और तब आपको संतुलन होगा। और इन्होंने कहा कि अन्य बातें स्थिर रहे, ये मान्यता रखना पड़ेगा। अन्य बातें स्थिर रहे का मतलब क्या हुआ? सेटरिस पैरिबस। सेटरिस पैरिबस का हिंदी क्या हो गया? अन्य बातें स्थिर रहे। सेटरिस पैरिबस। बातें स्थिर है तो कहता है अन्य बातें स्थिर रहे।
अन्य बातें स्थिर रहे तब हम निकालेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम। अन्य बातें स्थिर करके तब निकालेंगे वेज इक्विलिब्रियम। अन्य बातें स्थिर रहते तब निकालेंगे इंटरेस्ट इक्विलिब्रियम। जो भी निकालना होगा तो वो आपको एक्टिव हो जाएगा। अब बाकी सब क्या रहेगा, स्टैटिक रहेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम निकलेगा। तो मार्शल जब तक जीवित थे तब तक किसी को हिम्मत नहीं था कि पार्शियल इक्विलिब्रियम को चैलेंज करे। लेकिन मार्शल के मरने के बाद 1924 ईस्वी में रिटायर किए, उसके बाद अचानक जो है पूर्ण प्रतियोगिता पर आघात हुआ। पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को कहा गया कि बिना सिर पैर का है, व्यवहारिक जीवन में कभी नहीं मिलेगा। तब एक किताब आई जिसे जॉन रॉबिन्सन की, हाँ, जॉन रॉबिन्सन की अपूर्ण प्रतियोगिता का बच। उसके बाद एक किताब आई अमेरिकन अर्थशास्त्री। आवाज सर, आज आवाज डिस्टर्ब हो रहा है आपका। अब आवाज आ रहा है? अब ठीक है। हाँ, बीच बीच में आता है, बीच बीच में कट जाता है। दुश्मन सब लगा हुआ है ना। अब आवाज आ रही है? जी आ रही। हाँ, तो कहता है इकोनॉमी में कि मार्शलियन इक्विलिब्रियम जो है 1924 ईस्वी के बाद, ईयर लिख लीजिए, 1924 ईस्वी में मार्शल रिटायर कर गए और कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट कौन बने? एसी पिगू। एसी पिगू आपको जब भी पूछेगा तो एक्सटर्नलिटी में पूछेगा। टैक्स, निगेटिव एक्सटर्नलिटी, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी में जे मिड का मिड वन, एडवर्ड हेस्टिन मिड। एडवर्ड हेस्टिन मिड। अब मीड उदाहरण दिया मधुपालन का। जी, मधुपालन। ये उदाहरण दिए पोल्यूशन का। पोल्यूशन का पिगोवियन। साउंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। जी जी। तो द्वैधाधिकार हो गया समाप्त। उसके बाद आ जाइए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जी, किसने दिया? चैम्बरलिन ने दिया, 1933 ईस्वी में दिया। चैम्बरलिन 1933 में सर किताब निकला जॉन रॉबिन्सन का इम्परफेक्ट कंपटीशन। एक ही साल निकला हुआ है। इम्परफेक्ट कंपटीशन किसका निकला? जॉन रॉबिन्सन का। इसका स्पेलिंग JOAN होता है, जॉन रॉबिन्सन का। ये भी 1933 में ही निकला और कहा कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है वो एक तरह का भ्रम है। पूर्ण प्रतियोगिता एक आइडियल है। आइडियल मतलब हो गया कि सब लोग उसको अच्छा मानता है, व्यवहार में वो मिलना मुश्किल है। ठीक है कि व्यवहार में जो है अपूर्ण प्रतियोगिता रहता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है, इसमें कहते हैं
फिर आपको फर्म का जो है वो आप लीजिए, सिंगल फर्म का लीजिए। आगे वो नया बात बताया कि ग्रुप इक्विलिब्रियम लीजिए। ये किसका? चैम्बरलिन वो का। चैम्बरलिन का, हाँ। इसका तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हाँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसका तो था। सिंगल फर्म लीजिए, आप फिर ग्रुप लीजिए, जी। उसके बाद तब जो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन लीजिए। यस सर। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब वैरायटी। यस सर। अब देख रहे हैं टूथपेस्ट का इतना वैरायटी है कि जाइएगा मॉल में तो पूरा का पूरा सजाया हुआ रहता है, जी वो लादे हुआ है। उसके बाद और आप उससे बेस्ट चुनिए आपका जो है। तो कहा कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, चीज वही है, चीज वही है लेकिन सब में अलग है। मनीषा, तुम्हारे किसका? टूथपेस्ट में नमक है? जी नहीं। क्या है, लौंग है? जी नहीं सर, ना लौंग वाला है ना नमक वाला है। लौंग वाला अलग आ जाता है सर। तुम्हारा टूथपेस्ट क्या है? कॉलगेट, बिना लौंग और बिना नमक वाला। कॉलगेट। जी सर। कॉलगेट तो सबसे पुराना है। जी। हम लोग को पता नहीं था, गांव में थे तो लाल रंग का पाउडर आता था, लाल जी दत्त मंजन। लाल दत्त मंजन। और उसका घर में एगो कोई था आदमी, वो कहा कि हम लोग घर में भी बना सकते हैं। और घर जी में भी ईटा उटा फूक के कद ने कैसे करके बना उना के खैनी उनी भी उसमें डालता था। लेकिन जनरली बैजनाथ का लाल दत्त मंजन जो है जी बिहार में खूब बिकता था। जी आप ये लाल दत्त मंजन का इस्तेमाल करते करते हम लेक्चरर बन गए। जी लेक्चरर बन गए, पटना में जब आए, यहाँ भी उसका फैक्ट्री है चिड़ैया चार में, और बनाता है। एक लड़का आया, बहुत अच्छा करते हैं जो लाल दत्त मंजन शुद्ध होते हैं। तब पूछे काहे कह रहे हो ऐसा बात? क्या नहीं, इसलिए कि कुछ दिन के बाद आपको धोने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या सर? दांत ही झड़ चुका रहेगा क्योंकि इसमें बालू का कण मिलाया जाता है। अब बालू जब आपके दांत पर रगड़ाता है तो आपका जो एनामेल है वो घिसक जाएगा जी और आपको ठंडा लगने लगेगा, ही लगने लगेगा, तीता लगेगा। तो लड़का का एनालिसिस देखे तो हमको तो बहुत आश्चर्य लगा। खरीद के लाए हुए थे, मंथली मार्केटिंग में लिखा हुआ लाल दत्त मंजन, पर तो वही देता था। हमको फेंको इसको और कोलगेट या कोई चीज से करो। किसी किसी को आदत से लगा वो सुखाएंगे भी रहता है, ज्यादा देर तक लगा धोइएगा एक नशा ऐसा महसूस होगा। जब तक कि कोई आके आपको एक झापड़ मारे नहीं, होश नहीं खाया, धो रहे हैं कितना से धोइएगा। आप धो रहे हैं मतलब आपका दांत का एनामेल घिस रहा है, आप धोए जा रहे हैं। तो सोचिए अभी भी बिक रहा है, लेकिन अब हमारे घर में नहीं आता है, पता नहीं और यूज करता है, लेकिन वो लोगों को मालूम नहीं है बात है। इससे अगर आप धोइएगा तो कुछ समय के बाद आपका दांत धोने लायक रहेगा ही नहीं, पेस्ट का बचत हो जाएगा। जैसे लगाइएगा दर्द करने लगेगा। एनामेल जो है वही मुख्य चीज है दांत के ऊपर। जी एनामेल अगर घिस गया तो बहुत मुश्किल है। तो कहता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वैरायटी रहेगा। और जो है आपको सी के बाद डी है, इसको कहा जाता है सेलिंग कॉस्ट। क्या कहते हैं? इसका तीन है: मूल्य विभेद, विज्ञापन लागत तथा वस्तु विभेद। सेलिंग। अब उल्टा पुल्टा नहीं बोलो, विज्ञापन लागत लास्ट है, जी। मूल्य विभेद विभेद, वस्तु विभेद और विज्ञापन लागत। अब करेक्ट हुआ, हो गया। That's all. जी सर, एक दो ये है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये
प्राइस पॉसिबिलिटी कर्व जो है, इसको एक बार आप अपने शब्दों में समझा दीजिए ना। प्राइस पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। पीपी वो पूछ दिया कि प्राइस पॉसिबिलिटी कर्व क्या है, तो इसको कैसे देंगे जवाब? पॉसिबिलिटी थोड़ा के सा प्रोडक्ट है। जी। पीपीसी का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का प्राइस पॉसिबिलिटी कर्व सर। प्राइस पॉसिबिलिटी कर्व तो है ही नहीं है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व। सर ये प्रोडक्ट वाला बोल रही है। कंफ्यूजन में नहीं है, प्राइस पॉसिबिलिटी कर्व नहीं है। कहाँ लिखे हुए उसको देख के चेक करो। देख लो चेक। पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसमें लिखा हुआ प्राइस कंजम्पशन कर्व, सॉरी पीसीसी। तो वो पीसीसी हुआ दी। पीसीसी हाँ, प्राइस कंजम्पशन कर्व, इसमें हमको प्रॉब्लम। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या हुआ? उपभोग से जुड़ा हुआ है जी। मूल्य परिवर्तन होने से उपभोग में वृद्धि होगी। प्राइस अगर घटता है तो कीमत घटने से उपभोग में वृद्धि होगी कि कमी होगी? वृद्धि होगी। रुको रुको वृद्धि जाओ। होगी सर। तो मूल्य परिवर्तन होने से उपभोग की मात्रा को मापने वाले कर्व को हम कहेंगे कंजम्पशन कर्व। उपभोग परिवर्तन से परिवर्तन से उपभोग में परिवर्तन होगा ना। अरे रुको ना। उपभोग में परिवर्तन से मूल्य में परिवर्तन से मूल्य में परिवर्तन से जो उपभोग में परिवर्तन होगा उससे जो कर्व बनेगा। हाँ सिंपल बात है, मूल्य में परिवर्तन होगा तो उपभोग में परिवर्तन होगा कि नहीं? सर वो एग्जांपल दिए थे ना कि वाय वस्तु और अन्य बातें और वाय वस्तु का मूल्य अगर स्थिर रहे तो एक्स वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने से एक्स वस्तु के मांग में क्या परिवर्तन होता है? वो डिमांड कर जो शिफ्ट कर जा रहा था, वही वाला एग्जांपल सर दिए। तो फिर शिफ्ट करेगा तो डाउनवर्ड हो जाएगा, और 2-3 इंडेक्स कर दीजिएगा तो। सर आप इसको 1 मिनट में समझा दी, इसको हमको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रहा था। सर एक चीज और है, जैसे कि उपभोक्ता, तुम जाओ, बुला रही है दादी तुमको, जाओ। अरे उसको देना तो वो खाने के तुम टाई लगा के जरा कल बैठो ना क्लास में। हाँ नवदीप जी, सूट उट पहन के जरा बैठ के हम लोग को दिखाओ, टेबल भी हो जाओगे। ठीक से चलो। करके नहा धोआ के शेविंग करके पहन के तुम शेविंग नहीं किए हुए हो। सर उपभोक्ता व्यवहार जो पूछेगा, उपभोक्ता व्यवहार में तो मतलब मार्शल और हिक्स का जितना भी थ्योरी कल बताए वो सारा उपभोक्ता व्यवहार में आ गया। अरे तो कोई एक थ्योरी में बताओगी? नहीं मतलब कि कहीं जैसे कि नेट का हम सोचे ना, नेट का सिलेबस जितना है ना, तो उसको एक बार पढ़ ले, उसका टॉपिक पढ़ ले कि उसमें क्या क्या है, तो उसमें सिर्फ उपभोक्ता। इंटरव्यू में तुमको कोई क्वेश्चन पूछेगा तो सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, उसका जवाब देना है। ये नहीं कि 7 क्वेश्चन डाल के पूछेगा। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत पूछेगा, और उपभोक्ता व्यवहार में मार्शल का सिद्धांत है, शुरुआत कहीं हम लोग कर चुके हैं। हिक्स का सिद्धांत है, वो भी पढ़ चुके हैं। क्या है उनका नाम? पॉल सैमुअल्सन। 3 तुम्हारा 5 मिनट खत्म हो जाएगा। जो रहेगा वो पूछेगा, एक को पूछने देगा खाली 10 मिनट। तो सभी मेंबर भी पूछते हैं ना, एक ही मेंबर थोड़े पूछते हैं, सभी मेंबर अलग अलग पूछते हैं। हाँ ना, अब तो एक्सपर्ट बैठी हुई है, कल के यही अपॉइंट करेगी, पूछेगी। कहाँ छोड़ के आ रही है इधर विश्वविद्यालय आयोग, लेकिन कहाँ बेकार से इधर आ रही है। कौन? श्वेता, राज्य सरकार की इतना अच्छा बनी हुई है। अरे कल को कौन जानता है, कम्पीट करने के बाद जो ज्वाइन करेगी नहीं करेगी वो तो अलग होता है ना। हाँ कम्पीट करना ठीक ही है ना, एग्जाम देना कम्पीट करना ठीक है। हाँ दोनों का अलग अलग चीज है। कोई आदमी को देखोगी कि सेव पसंद है,
किसी को सेव नहीं अनार पसंद है, जी सेव को दोष थोड़ी देंगे, दोनों में अपना अपना क्वालिटी है। जहाँ ये है वो स्पेसिफिक जगह है, यूनिवर्सिटी में जाएगी तो जनरल हो जाएगी, जनरल हो जाएगी तो वाइस चांसलर बन सकती है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकती है, पीजी में जा सकती तो बहुत ज्यादा है है, पढ़ने लिखने का रुचि रखती है तो अच्छा टीचर बनेगी। और तो इंजीनियरिंग में पढ़ रही थी, इंजीनियरिंग छोड़ के आई हुई इकोनॉमिक्स में, अगर ये पढ़े रहती तब तक इंजीनियर हो जाती, तो शादी अभी डॉक्टर हुई या इंजीनियर रहती, दोनों ए ग्रेड हो जाता, लेकिन कुछ कारणवश से छोड़ दी, इकोनॉमिक्स में आ गई। इकोनॉमिक्स में आई तो बहुत अच्छा की। तो इसलिए कोई भी चीज अच्छा बुरा सापेक्षिक होता है, और ये गजेटेड ऑफिसर है, जी जी ये पोस्ट के बराबर कोई और पोस्ट नहीं है। टीचर में है कि जब आप बन जाइएगा तो आपका पर्सनल कोई वैल्यू नहीं है। और बिहार की अर्थव्यवस्था जो, हम तो 50 साल से बिहार की अर्थव्यवस्था में है, अपने पढ़े तो पुअरेस्ट स्टेट, बच्चा को पढ़ाए तो पुअरेस्ट स्टेट, अभी पढ़ा रहे हैं तो पुअरेस्ट स्टेट। अब वो नीतिकार आया हुआ है, क्या नाम है उसका, प्रशांत किशोर जी है कि जितना लोग बाहर काम कर रहा है सब वापस यहीं आ जाएगा, सब यही काम करेगा। आप देखिए सबके पेट पर लात मार रहा है, जो बॉम्बे में काम कर रहा है, सूरत में काम कर, सब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या करेगा, गड्ढा खोदो और भरो, क्या काम करेगा? उसके कहने से थोड़ी आ जाएगा सर। अरे सबसे बात है कि हम तो खैर आवाज ही नहीं आ रही है सर। खुद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा तो चीफ मिनिस्टर बन जाए, ये सोच रहा है। जी किस किस को रख रहा है, तो रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड कमिश्नर, सारा ब्यूरोक्रेट रिटायर करके बैठा हुआ है, उसी के हाथ में आप देना चाह रहे हैं। तो क्या करेगा नहीं करेगा कहना मुश्किल है। और हमको नहीं लगता है, हमारे यहाँ की जनता जो है, बेसिक बात है जो हम बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा मॉडल है लालू मॉडल, जी लालू मॉडल भले इम्प्रूव्ड हो जाएगा, इसके बेटा जो है वो ठीक बाप की तरह काम नहीं कर रहा है, कुछ अच्छा भी काम कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा इसमें कोई इक्वेशन अटेगा ही नहीं। लालू मॉडल ही चलेगा, जो कि सामाजिक न्याय लंफन जो भी आधार बनाए हुआ है। हम तो देखे हुए हैं, एक बूढ़ी औरत थी, खूब बिगड़ रही थी एगो को भाजपा वाले को कि टायर का चप्पल पहनेगा और तुम जूता पहनोगे, गरीब रहेगा, धनी हो गया तो क्या हुआ, उसका अलग एनालिसिस है। शुरुआती दौर तो बहुत अच्छा किए थे, अम्बेडकर कॉलोनी में जाके सबका बाल कटवाए, नहलवाए, दमकल साथ चलता था, पानी से नहलाया बुलाया। बाद में उसको समझाया कि अरे पहले अपने धनवान बनो, निर्धन का निर्धन रह जाओगे। ट्विस्ट हो गया। तो अब तो हो गया है कि बेटा हेलीकॉप्टर पर बर्थडे मना रहा है। हम देखते थे राजा महाराजा का बेटा जो है वो हेलीकॉप्टर पर केक काटता था, ये केक काट रहा है। तो ये हमारे बिहार की अर्थव्यवस्था में ये बेसिक चीज है, जिसको कि प्रशांत किशोर जो है वो सोच रहे हैं कि हम बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर। नेवर नेवर। क्यों नहीं यंग पर्सन को ला रहे हैं? जी सब देख रहे हैं, जितना खड़ा करा रहा है कि ये आयुष से रिटायर हो गए, रिटायर हो गए, इससे रिटायर हो गए। 1 करोड़ आदमी को लेके हम बना देंगे, और जनता बना रही है, जनता बना रही है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो ये सब बिहार में एक्सपेरिमेंट फिर चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए क्या होता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सारे बिहारी की तरफ से जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। चाय बेचने वाला को, एक लड़की चाय बेच रही थी, धीरे धीरे बहुत फेमस हो गया, हम तो देखे नहीं। ग्रेजुएट चाय वाली तो एमबीए चाय वाली, हाँ MBA। क्या फर्क पड़ता है एमबीए का? हम देखे एक आदमी जो स्टार्टअप खोले हुआ था, आपको सम्मान भी हो गया है, तो पूछे कि आपका स्टार्टअप कहाँ क्या? बॉम्बे में। हम कहे क्या चीज है आपका? कहा कि हम लाश जलाने का काम करते। क्या तो आजकल समय लोगों को नहीं ना है, मर गया
तो चाहता है जल्दी से निपटा दे। अब उसको आदमी ही नहीं है, तो हम आदमी रखे हुए हैं, रोने वाला, धोने वाला। लाश धोने वाला में भी अब आदमी का ताकत उतना नहीं है कि 4 आदमी मिलकर उठा ले। धीरे एनर्जी नहीं घट रहा है ना, घट गया हुआ है। तो के पैदल चलेंगे, उसके लिए मजबूत आदमी चाहिए। तो कहा हम आदमी मजबूत रखे हुए हैं, कौन से आएगा, कितना आदमी चाहिए? लाश धोने वाला 4 गो चाहिए, 8 गो चाहिए, रोने वाला चाहिए, रोने वाला औरत चाहिए, सब सप्लाई करते हैं। अब वो हो गया स्टार्टअप, इसका नाम क्या हो गया? स्टार्टअप। और हमको भी दिमाग में आता है कि मुजफ्फरपुर में एक मकान बनाए हुए हैं, उसमें ये स्टार्टअप खोल दे। बैंगलोर में ऑटो में बैठे तो ऑटो था और देखे कि अखबार दिया पढ़ने के लिए। उसके बाद ये कोका कोला का छोटा वाला बोतल होता है, वो एगो बोतल दिया, हम सब कैसा फ्री है, जो भाड़ा लगना है वही लिया। फिर भाई तो एक बार आपको फ्री दिया, लेकिन आपके लिए सदा के लिए आप उसका ग्राहक हो गए। है खाली ऑटो आया, कहना ना आप न जाएंगे, वो आया तो थोड़ा बैठे अखबार दिया आपको, कोका कोला का बोतल दिया है, वो कहा हम कोका कोला नहीं पीते, क्या पीते हैं? तो वो अमिताभ बच्चन वाला जो है, आम वाला जो है, माजा निकाल दिया, उससे रेफ्रिजरेटर लगाया हुआ है, उसमें ठंडा। अभी देखिए अब वो है MBA किए हुआ है, MBA किए हुआ है, और उसका आमदनी जो है लाखों में है। अब धीरे धीरे 1, 2, 3, 4, 5 तरह का, इसी को स्टार्टअप कहा जाता है। व्हाट इज स्टार्टअप? नई चीज का खोज करना, उसको प्रोडक्टिव बनाना। आज संसार में स्टार्टअप इंडिया जो है नंबर 2 पर पहुंचा हुआ है। नंबर 1 पर USA है, नंबर 2 पर इंडिया, चाइना हम लोग के नीचे है। तो इस तरह का स्टार्टअप सिखाइए लोगों को कि बिहारी लड़का ताकत से कमजोर नहीं है। देखिए ना, मिलिट्री की तैयारी का देखिएगा, दौड़ रहा है, कूद रहा है, कर रहा है, दिखाता है कभी कभी टीवी पर। उसी तरह से कोई बिजनेस माइंडेड है, कुछ इस तरह का इनोवेटिव कीजिए। सब बूढ़ा रिटायर को आप ले आ रहे हैं, वो उससे बिहार चलेगा, कुछ और घाघ है, सब जानता है अच्छी तरीके से कि कहाँ से पैसा निकाल लेंगे, ट्रेजरी से पता नहीं चलेगा। इसलिए चल रहा है, सब अपना अपना लगा हुआ है। अब कोई क्वेश्चन नहीं आवे, साहब बोले कि श्रीमान मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अभी मैं इसे नहीं बता पाऊंगा। कोई दूसरा चीज पूछिए, तो दूसरा पूछेगा। कोई निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोचिए। जितना बात आप जान रहे हैं, जितना पनीसा जान रही है, तो कभी भी अपने जानने को स्पष्ट नहीं करना है। उसको लगेगा कि हमारे ही ऊपर ही हावी हो रही है, बात समझ लो। कोई 60 साल का भी हो सकता है उसमें, कोई 30-35 का तो नहीं है, यंगे को बुला रहा है मद। तो तुमको उसके सामने में बराबर झुक करके रहना होगा। कभी कभी वो गलत चीज पर अटकाए हुआ है तो आप चुप हो जाइए, बात नहीं कीजिए झूठ मूठ का, और इंटरव्यू को पूरा होने दीजिए। हर आदमी एक एक क्वेश्चन पूछेगा, वो खाए के लिए फंसाए रखिएगा। श्वेता भी इंटरव्यू दी थी, अब बोली थी कि दिल्ली वाला आया हुआ है, सब कह रहा था कि मामूली नहीं है, यह है हुआ है, रिजल्ट निकला तो ही कम्पीट कर गई। अब बहुत पहले ही उसको कह दी कि तुम कम्पीट करोगी। जो है छिपता नहीं है। हम आपको 1 घंटा 2 घंटा ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, और किसी को 60 मिनट का क्लास देने जाना है तो 3 बार पानी पीता है, पान खाता है, थूक फेंकता है, समय बर्बाद करता है कि कम से कम क्लास में लड़का को पेश करता। तो ये बोल्डली रहना है, और यू नो मेनी थिंग। कुछ नहीं जानती हो तो कोई अपराध नहीं है, समझी मनीषा? जी सर। किशमिश का चटनी खाई हो कि नहीं? जी खाए हैं, धनिया पत्ता में डाल। आज भी खाना, आज सर आज व्रत है, कल देना है टेस्ट।